Good morning, students. It is the lecture third of chapter 2 solution for class 12 CBSE and RBSE. Okay. In previous lecture we know about the concentration and various types of numericals regarding strength or concentration, molarity, etc. I hope you have done completely. Today we will discuss the solubility of solid in liquid. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? solubility of solid in liquids and solubility of gases in liquids. ठीक है? तो first of all, solubility of solid in liquids. What do you mean by the solubility? कि आपने solution पढ़े हैं, solution के various types पढ़े हैं, तो अभी आपने एक solution बनाया है in which you have liquid and you add solid. आपने solid को add किया है in liquid. Okay? तो what is the solubility? Solubility is the maximum amount of substance in grams that can be dissolved in 100 gram solvent. देखिए, जब आप किसी भी सब्सटेंस को ऐड करते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है. यहाँ पर सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है, और लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है. ठीक है. तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट. आप जितना मैक्सिमम उसको घोल सकते हैं. हम कहते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, मतलब इसमें मीन्स एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्वेंट. यदि आपने लिक्विड भी 100 ग्राम में लिया है और सॉलिड भी आप ग्राम में ले रहे हैं, तो सॉलिड का कितना अमाउंट घोल पाते हैं, कितना मैक्सिमम अमाउंट यू कैन से. ठीक है. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, दैट इज द सॉल्युबिलिटी. ओके, क्लियर. सॉल्युबिलिटी का मतलब है, आप मान लीजिए आपके पास वाटर है, उसमें आप शुगर डाल रहे हैं. 1 चम्मच डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, डालते गए. एक टाइम ऐसा आएगा कि वो घुलेगी नहीं. तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्वेंट. ठीक है. अब इस पूरे चैप्टर में देखिए हमारे पास दो टर्म्स और आएंगी. वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनदर इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स कि the solution in which no solute can be dissolved. Means आपके पास एक solution है, you add solute in solvent, you add. At a point, at a certain time, no solute can be dissolved. ठीक है. कि एक ऐसा टाइम आएगा when you will not be able to dissolve a solute in solvent. At that time, that solution is known as saturated. Clear? What do you mean by the saturated? Okay. और unsaturated क्या हो गया? Unsaturated is the solution in which solute can be add. ठीक है. solute को हम ऐड कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें होती हैं, तो आप जब हीट करते हैं तो क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, आप और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं. क्लियर. तो सैचुरेटेड में आप सॉल्यूट और ऐड नहीं कर सकते. अनसैचुरेटेड में आप सॉल्यूट को और ऐड कर सकते हैं. इट इज अ मेजर डिफरेंस. नाउ कम टू द पॉइंट. हम पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी. तो ये बेसिक टर्म्स है. सॉल्युबिलिटी क्या है, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है. ठीक है. अब आपने यू हैव अ कंटेनर इन विच यू हैव अ लिक्विड एंड यू आर एडिंग सॉलिड. ओके. तो आप स्टार्टिंग में सॉलिड ऐड करते जा रहे हैं, ऐड. ठीक है. तो क्या होता जा रहा है? व्हेन यू ऐड सॉलिड इन लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन मीन्स घुलना. सॉलिड को आप लिक्विड में डाल रहे हैं तो सॉलिड घुलता जाएगा, इसका मतलब डिसोल्यूशन हो रहा है. ठीक है. पहले घुलता जाएगा. एट अ सर्टेन पॉइंट क्या होगा कि सॉलिड जो है वो घुलना बंद कर देगा. ठीक है. उस टाइम पर सॉल्यूशन कैसा हो गया? सैचुरेट हो गया. अब आप और डाल रहे हैं, मान लीजिए और डालते चले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आप जो सॉलिड डालते जा रहे हैं वो सेपरेट होने लग जाएगा, अलग हटने लग जाएगा. दैट नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. तो क्या होता है कि when rate of dissolution becomes rate of crystallization, at that time dynamic equilibrium is set. Okay? इसको आप ऐसे समझिए, आपके पास एक बीकर में पानी है, you are adding sugar. ऐड करते जा रहे हैं. ठीक है. जैसे आप ऐड करते जा रहे हैं वो चीज घुलती जा रही है, डिसोल्यूशन होता जा रहा है. एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर घुलना बंद हो जाएगी. आप और शुगर डालते हैं तो फिर वो घुलेगी नहीं, वो फिर सेपरेट होने लग जाएगी, अलग हटने लग जाएगी. उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टल बनने लग गए. ठीक है. तो when rate of dissolution becomes rate of crystallization,
बोथ बिकम्स इक्वल, एट दैट टाइम डायनामिक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, ठीक है। अब आप देखिए कि किसी भी सॉलिड को जब आप लिक्विड में डाल रहे हैं तो वहां पर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, ये आपने पढ़ा हुआ है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों कैसे होंगे, इफ बोथ आर पोलर देन दे विल बी डिसॉल्व एंड इफ बोथ आर नॉन पोलर दे विल बी डिसॉल्व, यानी दोनों ध्रुवीय हैं तो घुलनशील होंगे और दोनों अध्रुवीय हैं तो घुलनशील होंगे, ठीक है। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि सॉलिड जो होते हैं और लिक्विड दोनों ही कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए प्रेशर का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। नाउ कम टू द टेम्परेचर विच इज इंपॉर्टेंट। देखिए जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तभी तो एक सॉल्यूशन बन रहा है, एंड इफ यू आर एडिंग सॉल्यूट इन सॉल्वेंट हीट इज एब्जॉर्ब, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यदि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो प्रोसेस कैसा हो गया, एंडोथर्मिक, क्लियर। दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक एंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो है जब सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डाल रहे हैं हीट बाहर निकल रही है, और एक प्रोसेस वो है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो एक प्रोसेस हो गया एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक, क्लियर। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू ली शटलियर प्रिंसिपल क्या होगा, इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, ये हमने 11th में पढ़ा था कि मान लीजिए पहले नीचे वाले को देखिए, व्हेन यू ऐड ए सॉल्यूट इन सॉल्वेंट एंड हीट इज रिलीज इट मीन्स द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एंड इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ओके, if you increase the temperature then solubility decreases, टेम्परेचर बढ़ा, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, हीट और ज्यादा रिलीज होगी, एंड मोर द हीट मोर द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड reaction will move in backward direction and solubility will decrease, okay. So it is the major part if a substance like calcium oxide, calcium carbonate is dissolved in a solution and if the process is exothermic, यदि exothermic process हो रहा है, in that case temperature बढ़ाने पर solubility decrease हो जाएगी, और यदि process endothermic है तो solubility will increase, ठीक है। So it is very important, clear. Now come to the second topic, that is solubility of gases in liquid. कि if you are making a solution in which you are adding gas as a solute and liquid as a solvent, okay. आपने गैस को लिक्विड में डाला, तो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लगाया, इसमें आप पिस्टन है, you are having a liquid and you are adding gas, okay. गैस को ऐड कर रहे हैं, दोनों बंद कर रखा है कंटेनर को, ओके। अब आप यहाँ पर देखिए तो सॉल्युबिलिटी यानी कि गैस को हम लिक्विड में डालकर एक सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स है विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। फर्स्ट इज द प्रेशर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इफ वी अप्लाई पिस्टन ऑन कंटेनर, ओके। तो हमने पिस्टन को अप्लाई किया, पिस्टन को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पिस्टन अप्लाई करने का मतलब ही इंक्रीज द प्रेशर, ओके। व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज इंक्रीज बिकॉज गैस हैज एम्प्टी स्पेस। एक कंटेनर में गैस कैसे है, फैली हुई है, उसके बीच में स्पेस है, तो आप जैसे ही पिस्टन से प्रेशर लगाओगे गैस मॉलिक्यूल्स बिकम्स क्लोजर, और जैसे जैसे वो पार कर जाएंगे सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, ओके। तो यहाँ पर आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर इज नेचर ऑफ गैसेस, कि आप जो गैस डिसॉल्व कर रहे हो उसका नेचर कैसा है। इफ इट इज नॉट रिएक्टिव देन, यदि वो रिएक्ट ही नहीं कर रही है तो वो घुलेगी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है। और यदि वो रिएक्टिव है, रिएक्टिव का मतलब यदि वो आयनाइज हो जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया है, अमोनिया गैस को इफ यू आर एडिंग अमोनिया गैस इन HCl सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन, NH4Cl इज फॉर्म, मींस अमोनिया इज पोलर एंड HCl इज पोलर, सो बोथ पोलर, दोनों पोलर है। दूसरा अमोनिया जो है वो इजीली आयनाइज हो जाएगी HCl में घुलकर, तो मोर रिएक्टिव द गैस मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी, ग्रेटर विल बी द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। नाउ कम टू द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस टाइप का है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। इफ सॉल्वेंट इज पोलर एंड द गैस विच इज गोइंग टू बी डिसॉल्व इज पोलर, देन solubility will increase, okay. Now the fourth factor is temperature. If we देखो, when we make a solution by adding gas in liquid, okay, so this process, this dissolution process is exothermic. यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, यहाँ तो दोनों केसेस है
कि सॉल्यूट और सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट किस टाइप का। यदि KNO3 NaNO3 था तब तो प्रोसेस कैसा था, एंडोथर्मिक था, और यदि ये सॉल्यूट था तो एक्सोथर्मिक था। लेकिन गैसेस के केस में ऑलवेज डिसोल्यूशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। हमेशा ही जब आप किसी चीज को खोलते हो, किसी गैस को खोलते हो लिक्विड में, हीट इज रिलीज्ड, तो हीट इज रिलीज, हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। बट हाइड्रोजन एंड हीलियम शो एक्सेप्शन, तो इनके केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। ओके, नाउ कम टू द हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या बताता है, हेनरी लॉ टेल्स, देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इट टेल अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of a gas is directly proportional to the applied pressure, कि किसी भी गैस, एक कंटेनर है उसका टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रख रखा है, इफ यू अप्लाई प्रेशर और यू विल इंक्रीज प्रेशर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज। ये तो अभी आपको पता है, प्रेशर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो प्रोपोर्शनलिटी का निशान आप जैसे ही हटाएंगे, देयर इज ए कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। ओके, अनदर इज that if we make a solution of adding gas in liquid, ठीक है, गैस को लिक्विड में ऐड करके भी मेक अ सॉल्यूशन, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऊपर वाला, ऊपर तो गैस है, नीचे लिक्विड है, तो कौन सी फेज है, ये लिक्विड फेज हो गई, ये गैस फेज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ gas in vapor phase, partial pressure, it is not a applied pressure, it is a partial pressure। partial pressure आपने 11th में पढ़ा है, partial pressure क्या होता है, if gas is alone at that time the pressure exerted by that gas is known as partial pressure। तो partial pressure is directly proportional to the mole fraction of a gas in a liquid। क्या कह रहा है कि प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड में उस गैस का क्या मोल फ्रैक्शन है, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो वी विल रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड वी विल ऐड द कांस्टेंट दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। सो P is the partial pressure, X is the mole fraction and it is the Henry constant। and if we draw a graph between partial pressure and the mole fraction, we find that straight line curve is formed because y is equal to mx plus c, it is a straight line equation। on y axis we have taken P, partial pressure, and on x axis we take mole fraction। okay, it is a mole fraction, so c is 0, so the curve will be a straight line where this m is the slope। so this Henry constant will tell about the slope। okay, now come to the one numerical। एक numerical देखिए, तो यहाँ तक मुझे लगता है you will be clear what is Henry law। Henry law is the partial pressure of gas in vapor is directly proportional to the mole fraction of gas। okay, so the numerical is at 40 degree centigrade, at 40 degree centigrade, find the solubility of O2 gas, find the solubility of O2 gas at 0.4 atmospheric pressure, 0.4 atmospheric pressure in 1 liter water, and Henry's constant is 4.58 into 10 raised to power 4 atmosphere। okay, you have to find the solubility of a gas। numerical is
you have to find the solubility of a gas. Gas is O2, which is dissolved in water. So it is a container in which you add O2 gas and you have a water. Okay. So the case is gas in liquid solution. Okay. So you have to find out the solubility of O2. अब कैसे निकालेंगे आप? Okay. So what will you do? First of all, you will apply the formula P equals to KHX or KH is I. Okay. So the Henry constant is given and pressure, it is the 0.4 atmospheric pressure. Okay. So what will be the mole fraction? Mole fraction will be P by KH. P is 0.4 and it is 0.458 into 10 raised to power 4. क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? हमने क्या किया? हेनरी कांस्टेंट गिवन है, प्रेशर गिवन है, ठीक है? तो आपने इससे मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, ठीक है? मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? इसके जब आप भाग लगाएंगे, you will divide, then it will get 8.70 into 10 raised to power 6. Okay, it is a mole fraction of O2. उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी, ठीक है? तो आप कैसे निकालेंगे? अब आप देखिए, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. यही होता है. क्लियर? ये हमें फाइंड आउट करना है. पहले हम मोल निकालेंगे, ठीक है? NH2O कितना होगा? NH2O इज, तो देखिए NO2 अपॉन NO2 प्लस NH2O. NH2O के वाटर के मोल कितने हैं? 55.8. दैट इज इक्वल्स टू 8.70 इंटू 10 raised to power 6. ओके, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी 4.82 into 10 raised to power minus 4. These are the moles. ठीक है, ये मोल्स है and solution is 1 liter. So the solubility will be mole per liter. Okay. Generally solubility is calculated in terms of gram per liter. Solubility is in gram per liter. So you will, gram कैसे निकलेगा? Mole is equal to given mass upon molar mass. Okay. So you will multiply this with molar mass, that is 32. So it will become in gram per liter. So this will be the result. Okay. So you will do this topic, and if you feel problem then you can ask me. Thank you.